ओके, सो कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं लेक्चर्स हम लोगों ने चेंज किया तो वो एक टॉपिक हम लोगों का रह गया था। सो आई जस्ट कंटिन्यू। सो एज यू कैन सी अटैकिंग एंड नो प्रियम्पशन कंडीशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया मेनली कि हम लोग के पास इन दिस पॉइंट आपको क्या बोला है, एज यू कैन सी हियर assigning a printer and in the middle of printing its output forcibly taking away the printer। क्यों? बिकॉज भाई उसको प्लॉटर भी जरूरी था। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रिंटर एंड प्लॉटर बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। और अगर प्लॉटर नहीं मिल रहा है तो उसका आधा प्रिंटर का काम चल रहा था, उसके बीच में आप उसके पास से वो भी ले रहे हो। सो सम रिसोर्स कैन बी वर्चुअलाइज्ड टू अवॉइड दिस सिचुएशन, स्पूलिंग अ प्रिंटर आउटपुट टू अ डिस्क। अब देखो क्या बोला है, आपका ये जो स्पूलिंग क्रिएट होगा मतलब टेम्पररी कितना काम करना है, कौन से फाइल्स प्रिंट करना है, कौन से प्रोसेसेस के लिए, तो उसके लिए हम लोग के पास स्पूलिंग डायरेक्टरी क्रिएट हो रहा है या स्पूलिंग का एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है। अब ये हम लोग कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं? ऑन द हार्ड डिस्क। सो इससे क्या होगा कि आपका हार्ड डिस्क का साइज काफ़ी बड़ा है, तो जितने भी प्रोसेस प्रिंटिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ना, ये सबको हम लोग ये स्पूलिंग डायरेक्टरी में डाल देंगे। और ये स्पूलिंग डायरेक्टरी आपका हार्ड डिस्क का साइज जितना बड़ा होगा वैसे ही ये स्पूलिंग डायरेक्टरी भी, जितना फ्री स्पेस है ना तब तक आपका हार्ड डिस्क एक कोई फोल्डर इतना बड़ा कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका स्पूलिंग डायरेक्टरी कभी भी फुल नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में डेडलॉक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इफ़ यू गिव वन फाइल फॉर अ प्रिंटिंग, मैक्सिमम उसका साइज क्या होगा? 5 MB, 10 MB, 100 MB। इससे बड़ा कोई फाइल हम लोग प्रिंट के लिए दे ही नहीं सकते, है ना। तो ये कुछ फाइल है तो आप इतना बड़ा ही फाइल दोगे ना, इससे बड़ा फाइल क्या रहेगा? लाइक वी हैव दिस नोट्स जिसमें 100-200 पेजेस है, लेकिन इसका साइज अगर आप देखेंगे तो 2 MB या 3 MB या 5 MB होता है मैक्सिमम। तो 100 MB मतलब तो बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा फाइल्स हो गए। तो यहाँ पे हम लोग जब ऐसा कोई अगर यूज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्पूलिंग अ प्रिंटर टू अ आउटपुट डिस्क अलाउिंग ओनली अ प्रिंटर डीमन टू एक्सेस द रियल प्रिंटर एलिमिनेट डेडलॉक। कि जो प्रोसेस को ज़रूरी है उसी को हम लोग एलिमिने प्रोवाइड करेंगे प्रिंटर एट अ टाइम, है ना। सो ऑल्दो इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल फॉर डेडलॉक ओवर अ डिस्क स्पेस विद अ लार्ज डिस्क थ्रू रनिंग आउट अ डिस्क स्पेस इज अनलाइकली, है ना। तो कभी डिस्क कभी ख़त्म होगा स्पेस, आपका स्पेस कभी फुल होगा, ये चांसेस बहुत कम है क्योंकि हार्ड डिस्क हम लोग का बहुत बड़ा रहता है। However, not all resources can be virtualized like this. For example, records in database or a table inside the OS must be logged to be used, therein lies the potential for a deadlock। सो अब ये कंडीशन से हम लोग फिजिकल जो डिवाइस है उसको तो हम लोग सेटल कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटाबेस है मेरे पास, अब डेटाबेस के अंदर कोई टेबल्स है मेरे पास, और ये टेबल्स पे अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ अगर एक्सेस डिमांड कर रहे हैं, सो वहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन अलग हो गया और इसको डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक भी इसका अलग होगा, ये सेम अप्लाई नहीं होगा। ये सेम जो है वो हम लोग रिसोर्स अगर कोई अलग अलग कोई प्रोसेस अगर कोई रिसोर्सेज के लिए अगर डिमांड कर रहा है तो उनके बीच में डेडलॉक ना हो, इसके लिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। डेटाबेस का डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक इज टोटली डिफरेंट, और वो हम लोग डेडलॉक डेटाबेस वाले सब्जेक्ट में अलग से पूरा पढ़ते हैं। नाउ अटैकिंग अ सर्कुलेशन वेट, क्या बोला? ओनली वन कंडीशन इज लेफ्ट, circular weight can be eliminated in several ways. One is simply to have a rule saying that the process is entirely only a single resource at any moment. If it needs a second one, it must release the first one। बहुत सिंपल है। एट अ टाइम कोई एक रिसोर्स आपको मिलेगा, आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंटर यूज करो, प्रिंटर रिलीज करोगे तो ही स्कैनर मिलेगा या तो ही प्लॉटर मिलेगा। फॉर अ प्रोसेस दैट नीड्स अ कॉपी ऑफ अ ह्यूज फाइल्स फ्रॉम अ टेप टू अ प्रिंटर, दिस रिस्ट्रिक्शन इज अनएक्सेप्टेबल। क्यों? बिकॉज मुझे टेप ड्राइव भी लगेगा और टेप ड्राइव से कुछ डेटा लेके फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। सो अब फर्स्ट वे जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा, ये वाला पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि मैं टेप ड्राइव पे से फाइल ले लूँ एंड देन आई विल वेट फॉर प्रिंटर। लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या बोल रहा है, फ्रॉम टेप ड्राइव आपको कहाँ पे भेजना है, प्रिंटर पे भेजना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पूल क्रिएट करेंगे।
तो क्या होगा, टेप ड्राइव से फाइल लेके मैंने स्पूलिंग में प्रिंटिंग के लिए डाल दिया, मेरा टर्न आएगा तो मुझे प्रिंटर मिल जाएगा। सिंपल है। सो दिस इज द प्रोसेस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, another way to avoid a circular wait is by providing a global numbering of all the resource. Now the rule is the process can request resource whenever they want to, but all requests must be made in a numerical order. A process may request first a printer then a tape drive, but it may not request first a plotter and then a printer. ठीक है। सो यहाँ पे इमेज सेटर है, प्रिंटर है, प्रिंटर मिलने के बाद ही प्लॉटर मिलेगा, उसके बाद टेप ड्राइव मिलेगा या ब्लू रे मिलेगा। सो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पहले मुझे ब्लू रे ड्राइव रिक्वायर्ड है देन प्रिंटर रिक्वायर्ड है। सो हम लोगों ने ये सीक्वेंस बना दिया है, तो ये जो सीक्वेंस अगर हम लोग फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो आपका डेडलॉक आने के चांसेस कम हो गए। सो अगर मुझे प्लॉटर रिक्वायर्ड है एंड देन अगर प्रिंटर रिक्वायर्ड है तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। पहले मुझे क्या सीक्वेंस में देना पड़ेगा, पहले प्रिंटर ही डिमांड करना पड़ेगा। तो अगर मुझे कुछ काम प्रिंट करना है तो वो खत्म करूंगा और बाद में ही प्लॉटर मिलेगा। It's like that. So at every instant one of the assigned resource will be highest. The process holding that resource will never ask for a resource already assigned to it. It will either finish or at worst request even a higher numbered resource of all are available, and it will finish and free its resources. At this point some of or some other resource will hold the highest resource and can also finish. बस यही सेम पॉइंट दिया हुआ है। सो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13, जहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, हाउ एन इंटरप्ट हैपेंस। सो अब यहाँ पे मेरे पास सीपीयू है, इंटरप्ट का मतलब क्या हो गया, सम डिस्टर्बेंस, बराबर है। सो सीपीयू एक्नॉलेजेस, अब देखो एसी के मतलब एक्नॉलेज, जैसे अगर मैं पोस्ट ऑफिस से इफ आई रिसीव सम लेटर, बराबर है, या कोई पैकेज मुझे मिला है, तो इन रिटर्न आई प्रोवाइड माई साइन टू पोस्ट ऑफिस पर्सन। दिस इज साइन, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलेंगे एक्नॉलेज, मतलब आई हैव एक्सेप्टेड दैट पैकेज। तो एग्जैक्टली सेम वे वी हैव इंटरप्ट कंट्रोलर, मतलब कौन से टाइप के इंटरप्ट आ रहे हैं, उनका प्रायोरिटी लेवल क्या है, और उनके बेस के ऊपर कंट्रोलर इशूज अ इंटरप्ट, दिस सेंड्स अ इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू सीपीयू। अगर सीपीयू उसको एक्नॉलेज करेगा तो सीपीयू क्या करेगा, एक्नॉलेज कर दिया भाई मैंने ये इंटरप्ट, है ना, ये इंटरप्ट कंट्रोलर को भेजेगा, और जिनके साइड से ये इंटरप्ट आया वो डिवाइस को फिर सीपीयू प्रोसेस करेगा। गेटिंग, सो अ डिवाइस इज फिनिश्ड, कोई एक डिस्क खत्म हो गया, डिस्क है, कीबोर्ड है। तो अब देखो कीबोर्ड से अगर मैंने कोई की प्रेस किया, सपोज सडनली मैंने एक विंडोज की प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देखो ये जो हम लोग के पास पॉइंट है ना, ये विंडो ये ओपन हो गया मेरा। कोई भी अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज अगर ओपन करना है उसके लिए दिस विंडो इज ओपन नाउ। अब दिस इज द इंटरप्ट। तो कीबोर्ड मैंने यूज किया, इन बिटवीन आई हैव प्रेस्ड एक विंडो की जो आपके कीबोर्ड पे होता है ना। तो ये जो विंडो की प्रेस करने का मतलब क्या है कि कोई न्यू एप्लीकेशन आई एम डिमांडिंग, फॉर दैट आई हैव प्रेस्ड अ विंडोज की, है ना। सो इससे क्या होगा कि जब तक अभी मैं ये वाला जो पॉइंट है ये कंप्लीट नहीं कर सकता, तब तक आपका ये इंटरप्ट कंट्रोलर ने क्या किया, इट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सीपीयू। सीपीयू ने मैंने जो विंडोज की प्रेस किया, है ना, विंडोज की प्रेस्ड, ये सेम रिक्वेस्ट एक्नॉलेज किया और उसको उसने प्रोसेस किया। सेम वे वी हैव अ क्लॉक, अ टाइमर, समथिंग। सो देखो यहाँ पे वी हैव अ टाइमर, लेट्स सपोज आई हैव अ क्लॉक। अब आई हैव सेट अप वन टाइमर हियर, जैसे यहाँ पे मेरे पास काउंटडाउन है, लाइक काउंटडाउन इज फॉर 30 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स। ठीक है, आई जस्ट गो हियर, विल गो टू टाइमर, सॉरी, दिस इज आवर टाइमर। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव सेट अप अ टाइम फॉर 5 सेकेंड्स।
ओके, सेव करूंगा, आई स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे ये इसको मैं 0 0 करता हूँ, सेव एंड स्टार्ट। सो अब देखो जैसे मैंने ये काउंटडाउन स्टार्ट किया, ओके वी आर डन विद दिस टाइम। सो जैसे ये टाइम कंप्लीट होगा, कैन यू सी दिस नोटिफिकेशन? ओके, ये क्या है? दिस इज इंटरप्ट। आई होप वो क्लॉक और उसके बाद जो नोटिफिकेशन आ रहा था सबको दिखा वो? हेलो एवरीवन। Yes, sir. सो दैट इज अ इंटरप्ट। सो हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव जनरेटेड इंटरप्ट कंट्रोलर है, मैंने एक टाइमर ऐड किया था, दैट्स अ क्लॉक, और वो टाइमर ने इंटरप्ट जो है वो सीपीयू को भेजा कि भाई मैंने 5 सेकेंड का टाइमर लगाया हुआ है। सो सीपीयू ने उसको एक्नॉलेज किया, और जैसे ही वो टाइमर कंप्लीट हुआ सीपीयू ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने ये साइड पे जो वो अलार्म देखा था वो अलार्म यहाँ पे बजना चालू हो गया। सेम वे प्रिंटर के लिए भी भेजेंगे। सो दिस इज समथिंग लाइक हाउ इंटरप्ट हैपेंस। सो अभी हम लोग के पास अलग अलग लेवल्स के इंटरप्ट रहते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस लेवल हम लोग वो इंटरप्ट को या तो सर्विस करेंगे या फिर हम लोग वो इंटरप्ट को पोस्टपोन कर देंगे। क्लियर है? दो वेज होता है, like lecture is going on and in between some student ask about internals, so I'll postpone this doubt ki let me finish what we are discussing right now, and if some student ask any doubts related to question or a topic which we are discussing right away, then I'll service that interrupt. ठीक है? सो अगर मैं लेक्चर यहाँ पे ले रहा हूँ और इन बिटवीन इफ समवन इंटरप्ट्स मी कि वी हैव अ डाउट विद दिस टॉपिक, सो मैं क्या करूँगा, ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, मैं जो भी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आई फिनिश दैट स्टेटमेंट एंड आई आस्क दैट स्टूडेंट कि भाई क्या डाउट है। सो वो क्या हो गया, वो इंटरप्ट को सर्विस देना हो गया। गेटिंग? नाउ दिस इज आवर क्लास विच इज गोइंग ऑन, एंड इन बिटवीन अगर प्रिंसिपल आता है, so I supposed to service this interrupt because he might be coming in this class for some important reason. So वो टाइम पे मैं अपना ये जो लेक्चर है जहाँ जो भी पॉइंट पे रहेगा, आई इंटरप्ट दिस। ठीक है? बाद में जब वो एक बार प्रिंसिपल का काम खत्म हो जाएगा, सो आई अगेन जस्ट रिकैप फ्यू थिंग्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और वहाँ से फिर मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करूँगा। तो वो क्या हो गया, लेवल ऑफ प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस हो गया। सो अगर प्रिंसिपल है, ही गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेम वे अगर एचओडी है, तो एचओडी को भी हम लोग प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे। देन स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अभी जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई दूसरे टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं। इफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ उससे अगर उनका डाउट अगर अलग है, तो फिर हम लोग उनको अभी सर्विस नहीं देंगे, विल पोस्टपोन दिस इंटरप्ट। ठीक है? लेकिन अभी करेंटली आई एम टीचिंग समथिंग और उससे रिलेटेड ही अगर डाउट है तो फिर हम लोग उसको सर्विस देंगे। एंड सपोज कि आज लाइव इवेंट इज गोइंग ऑन और उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन या इसके लिए नोटिस देने के लिए या अनाउंसमेंट के लिए अगर कोई स्टूडेंट अगर ये लाइव क्लास में आ रहा है, तो आई कैन आइदर पोस्टपोन इट, बराबर है, या फिर आई कैन सर्विस इट। दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो इसका लीस्ट प्रायोरिटी रहेगा, प्रिंसिपल हाईएस्ट, एचओडी हाईएस्ट, देन स्टूडेंट्स, वो उनके प्रायोरिटी उनसे कम रहेंगे। एंड अगर लाइव इवेंट के लिए कोई अगर नोटिस या कुछ लेके आया है तो इसका प्रायोरिटी लीस्ट होगा। सो इसको हम लोग देखेंगे, अगर हम लोगों के पास टाइम है, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं चल रहा है तो हम लोग, अदरवाइज इसको हम लोग वेटिंग पे डाल देंगे टिल वी फिनिश विथ आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो वही यहाँ पे दिया है, प्रिसाइज एंड इनप्रिसाइज इंटरप्ट क्या होगा। प्रिसाइज एंड इम्प्रिसाइज, another problem is caused by the fact that most modern CPU are heavily pipelined and often superscalar, internally parallel होता है। In older system
each instruction was finished executing, the microprogram or a hardware checked to see if there was an interrupt pending. बराबर है. Now this model makes an implicit assumption that when an interrupt occurs just after some instruction, all the instruction up to and including that instruction will be executed completely and no instruction after it has been executed at all. मतलब जो point से interrupt आया उसके पहले के जो भी instruction है उसको execute कर दो. This is the precise interrupt. Getting? मतलब अगर सपोज अगर कोई स्टूडेंट अगर मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रिसाइज इंटरप्ट का मतलब आई एम डिस्कसिंग समथिंग एंड इन बिटवीन अगर कोई अगर इंटरप्ट आ गया तो प्रिसाइज इंटरप्ट का मतलब स्टॉप एट दैट स्पेसिफिक वर्ड ओनली और वहां से फिर आप वो इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना चालू करो. अब ये हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है. सपोज आई एम डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेरा डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन वो बीच में, तो अगर कोई ये टॉपिक स्पेसिफिक अगर डाउट भी पूछ रहा है ना तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट कर दूंगा. मेरा जो स्टेटमेंट्स है, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट करूंगा. आई विल टेक 1 मिनट या 2 मिनट्स मोर और उसके बाद में आई विल सर्विस दैट इंटरप्ट. सो प्रिसाइज इंटरप्ट का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे एग्जैक्टली हम लोगों को पता रहेगा कि कौन से पॉइंट पे हम लोगों ने स्टॉप किया और कहाँ से वापस हम लोगों को कंटिन्यू करना है. लेकिन सडनली अगर प्रिंसिपल अगर ये लेक्चर में अगर आता है फॉर सम अनाउंसमेंट तो वो टाइम पे हम लोग के पास जो इंटरप्ट होगा वो इम्प्रेसाइज होगा. मतलब अगर like 10-15 minutes he is discussing or he is just interacting with the students, so in that point of time मैं भी भूल जाऊंगा ना कि exactly टॉपिक में हम लोग क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, कहाँ तक हम लोग क्या एग्जाम्पल पे थे. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन अ प्रिसाइज इंटरप्ट वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम काउंटर. तो वो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, एग्जैक्टली टिल व्हाट पॉइंट और टिल विच लाइन हम लोगों ने एग्जीक्यूशन किया है ना. देखो यहाँ पे ये क्या हम लोगों ने बोला है, दिस आर द लाइंस विच आर एग्जीक्यूटेड. सो दिस आर द लाइंस विच आर एग्जीक्यूटेड एंड जो ऊपर वाले जो लाइन है दिस आर नॉट एग्जीक्यूटेड. तो ये प्रोग्राम काउंटर ने एग्जैक्टली लिख के रखा है कि ओके फ्रॉम दिस लाइन ऑनवर्ड्स आपको एग्जीक्यूट करना है. नाउ प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे वो ये भी बता सकता है कि ओके दिस आर द लाइन विच आर नॉट एट ऑल एग्जीक्यूटेड. ये 10% एग्जीक्यूशन हुआ है, 40% हुआ है, 35%. मतलब आपका कॉन्करेंट एक्सेस में मल्टीपल प्रोग्राम्स है तो कितने लाइंस आपके कहाँ तक एग्जीक्यूट हुए हैं, कौन से लाइन आपके कंप्लीटली एग्जीक्यूट ही नहीं हुए. सो ये आपका प्रिसाइज इंटरप्ट हो गया. प्रिसाइज इंटरप्ट मतलब जो क्या बता रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ तक हम लोग कंप्लीटली एग्जीक्यूशन हो गया और ऊपर के हम लोग के बाकी है. इम्प्रिसाइज इंटरप्ट में क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 लाइन है वो फुल्ली एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद वाले अप्रॉक्स 80% हुए रहेंगे, उसके बाद वाले 60% हुए रहेंगे, है ना. जैसे अगर मैं स्टूडेंट को पूछता हूँ कि अगर आपका कितना पढ़ के हुआ है तो समवन विल लाइक ओके मेरा यूनिट 1 इतना हो गया है 50%, यूनिट 2 30% हुआ है, यूनिट 3 हम लोग का 20% हुआ है, यूनिट 4 हाथ ही नहीं लगा, यूनिट 5 पता ही नहीं है ना. तो वो इम्प्रिसाइज इंटरप्ट हो गया. मतलब वो 50% भी जो अगर बोल रहा है तो उसमें भी जब अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो वो उसका भी 50 का 50 हो जाएगा. सो दैट्स इम्प्रिसाइज, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है. एंड अ प्रिसाइज इन्फो मतलब कोई एग्जैक्टली अगर बोल रहा है कि ओके इन यूनिट 1 वी हैव दिस मेनी चैप्टर्स, जिसमें से हम लोगों के अगर 4 चैप्टर्स है सपोज टोटल, तो उसमें से मेरे 3 चैप्टर्स आर डन, तो ये प्रिसाइज इन्फो हो गया. ठीक है, मैं परसेंटेज वाइज कब बोल रहा हूँ, जब मेरे पास एग्जैक्ट इन्फो नहीं है. सो आपका 2 डिफरेंस हो गया. देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये देखो ये डायग्राम जो है ना हम लोगों ने पहले भी देखा था. वी हैव सम स्ट्रिंग्स टू बी प्रिंटेड. तो ये जो स्ट्रिंग्स आपको प्रिंट करना है और ये मेरा प्रिंटिंग पेज है, बराबर है. तो क्या होगा, फ्रॉम यूजर स्पेस वी रिक्वायर्ड अ हार्डवेयर, रिमेंबर वी रिक्वायर्ड हार्डवेयर कंट्रोल. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में स्विच होगा. तो आपका जो भी प्रिंटिंग जॉब है वो कहाँ पे आ गया, दिस कम्स इन अ कर्नल स्पेस.
एंड यहाँ से इट विल कम्युनिकेट विद प्रिंटर, और यहाँ से एक एक चीज़ जो है वो कहाँ पे जाएगा, प्रिंटर के पास जाएगा, एज यू कैन सी। दैट्स इट। सो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, वो सिमिलर टाइप का है, तो ये अभी मैं वापस नहीं बता रहा. इफ यू हैव सम डाउट्स देन लेट मी नो. Next we have is RAID systems, that is redundant array of independent disk. Now एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कैसी चीज़ें वर्कआउट होता है. वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ RAID. ओके, अब मेनली अगर मैं बोलूँ, वी बेसिकली प्रोवाइड अ बैकअप on server. We use RAID to take a backup on a server or some machine. We basically uses a RAID system. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ध्यान से देखना, ये बाद में हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं. ओके, लेट मी नो आपको वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. वॉइस आ रहा है? No, sir. No, sir. ओके ओके, जस्ट 1 मिनट. No, sir. For continuous data protection. Let's look at it. अभी आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ध्यान से देख लो जरा. What is CDP? CDP stands for Continuous Data Protection. Let's look at it. CDP, or Continuous Data Protection, refers to a method of conducting high-performance server backups in any time interval with little impact to server or disk performance. Every year, hard drives get bigger and bigger, allowing us to generate more and more data. Hard drive performance and speeds have stayed relatively flat, so it takes longer and longer to back up this ever-increasing amount of data. With traditional backups called incremental backups, you copy changed parts of files from one hard disk to another. Sounds easy enough, right? Until you realize that you basically need to read all of your data every backup to determine what has changed. Reading all of the data every backup virtually destroys your server's performance, and it takes a really, really long time. An incremental backup represents how your data looked a day or week ago. Well, that's no good. We need to be backing up data as frequently as possible. With incremental backups, you need hours or days to complete the backup process, so frequent backups are impossible. Why do we run backups? In case something happens, our data is protected. So here is the big dilemma. If we run incremental backups every night, then we need a number of hours to complete the backup, and server performance is wrecked during these times. If we run fewer incremental backups or run them less often, we improve performance, but we're less protected. If something happens, we could lose days worth of data. Not good. Enter R1Soft's CDP. What is CDP? Continuous Data Protection. Continuous? Yep. If you need to run backups every 30 minutes, you can. Let me explain. R1Soft CDP solves all of the problems of traditional or incremental backups. You run a full backup, but only need to do it once as long as you have that storage medium. This is known as the initial replica. This creates a snapshot in time of all of your data. Now, here is the big difference. CDP continuously monitors changes to our ever-evolving data and saves only the changes. So if you need backup intervals to be every 30 minutes, then you simply back up only the changes every 30 minutes. CDP works at the block level with hard disk sectors. The technical name for this is asynchronous replication. This means that if you change a few bytes of a 100 gigabyte file,
only a small sector is read from disk during the backup. The what has changed and when aspects of our data are tracked and देखो अब यहाँ पे हम लोग के पास कोई हार्ड डिस्क में हम लोगों ने ऑलरेडी बैकअप लेके रखा हुआ है, ठीक है, ये इनिशियल रेप्लिका है। तो उसके बाद में जो नए सेक्टर्स में यहाँ पे चेंजेस जो हो रहा है ना, वो चेंजेस ही हम लोग सिर्फ बैकअप करेंगे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो जो मैं अभी आपको रेड हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इसमें हम लोग को यही देखना है कि जब अगर हम लोग एक ओरिजिनल मेरा हार्ड डिस्क है, दिस इज द ओरिजिनल हार्ड डिस्क, स्क्रीन में नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, आप देख लो बाद में, मैं आई थिंक आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। हाँ, okay, is it visible if I write something now? Yes, sir. हाँ, so देखो हम लोगों ने क्या देखा, this is the initial replica of a hard disk, right? Like देखो, this is something which we original stored on the hard disk, okay? ये मेरा replica है, मतलब this is my backup. अब after this, now we have something new here. अब क्या होगा कि मेरे पास ये नया कुछ डेटा चेंजेस मेरे पास, ओके, दिस इज समथिंग विच चेंज्ड आफ्टर द लास्ट बैकअप। तो जब ये नए चेंजेस है तो आपको वापस ये जो इनिशियल बैकअप जो हम लोगों ने बना के रखा है, ये इनिशियल बैकअप जो है या इनिशियल रेप्लिका या कॉपी जो है, इसको वापस बैकअप नहीं करना है। जो न्यू चेंजेस जो हुए, दिस आर द न्यू चेंजेस, ये न्यू चेंजेस को ही आपको सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है ऑन दी बैकअप पार्ट। अगर मैं इनिशियल रेप्लिका और न्यू चेंजेस दोनों को अगर अप्लाई करूंगा, सो इट अननेसेसरीली वेस्ट माय टाइम। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे ना, दोस टेक्निक्स शुड बी स्मार्ट इनफ सो दैट दे कैन कम टू नो कि इनिशियल रेप्लिका मेरे पास जो है वो कौन से थे और अभी कहाँ पे कौन से हार्ड डिस्क के कौन से सेक्टर्स में हम लोगों ने नए चेंजेस, न्यू डेटा ऐड किया है। तो सिर्फ वो डेटा ही आपको यहाँ पे नोट करना है। सो दिस इज आवर डेटा, है ना, दिस इज आवर न्यू डेटा जो हम लोगों ने ऐड किया है। सो इनिशियल बैकअप ये था, और यहाँ पे ये वाले जो सेक्टर्स है मेरे ट्रैक पे, ये वाले जो सेक्टर्स है, इसी पे हम लोगों ने कोई न्यू डेटा ऐड किया है। सो ओनली दिस मच शुड बी देयर, नॉट एनीथिंग एल्स, वो हम लोग बता रहे हैं। साउंड आ रहा है ना सबको? हेलो, वीडियो का साउंड आ रहा है? No, sir. वीडियो ऑन। ओके, जस्ट 1 मिनट। लो। Sir, only a, अभी आ रहा है? this means that if you change a few bytes of a 100 gigabyte file, Yes, sir. only a small sector is read from disk during the backup. The what has changed and when aspects of our data are tracked and monitored in the background on your server with no overhead, so that when it's time for a backup, the hard disks will be used as little as possible. R1Soft CDP greatly increases server performance by eliminating the need to continuously run performance-killing full or incremental backups. R1Soft CDP greatly reduces our storage needs by only saving the changes to our data after our first virtual full backup and recycling the old data. If you need to keep a snapshot representing how your server looked at every hour the last 24 hours, every day the last 7 days, and every week the last 4 weeks, no problem. R1Soft CDP will only keep the absolute minimum amount of data in storage. इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसे ही कुछ बैकअप्स रखता है।
ठीक है, इज इट विजिबल व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. आप देखो कि in our OS also we provide a option to backup our data. So suppose मैंने कोई एक wrong software install कर दिया है on my system. So I can backup my system previously like 1 week before how it was, तो वो सेम सिचुएशन में चले जाएगा। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका कंप्यूटर स्टेट जो होता है ना, आर मशीन स्टेट या मेरा कंप्यूटर स्टेट, ये कंप्यूटर स्टेट जो होता है इसका रेप्लिका बनाता है, इसका कॉपी बनाता है और वो रखता है। सो उससे क्या होगा, लास्ट मंथ मेरा कंप्यूटर जैसे था मैं वहां तक उसको रिकवर कर सकता हूँ, मैक्सिमम 2 मंथ्स तक मैं बैक जा सकता हूँ, 1 to 2 months। सो ये बैकअप, ये रेप्लिका कॉपी जो है वो रहेगा। सो अगर इन बाय टाइम अगर मैंने अपने कंप्यूटर पे कोई भी चेंजेस किए है, सेटिंग्स में चेंजेस किए जिससे अभी मेरा कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो बाय यूजिंग दिस रेप्लिका मैं वापस उसको प्रीवियस स्टेट पे लेके जा सकता हूँ जहां पे वो स्मूथ चल रहा था। इसके लिए भी बैकअप जरूरी रहता है। तो डेटा बैकअप वो अलग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो बैकअप होता है वो अलग हो गया। आपको कंट्रोल पैनल के अंदर बैकअप ऑप्शन मिलेंगे। लाइक इफ आई गो टू कंट्रोल पैनल, यहाँ पे देखो ये मेरे पास, ये सेटिंग्स में अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कंट्रोल पैनल में एज यू कैन सी हम लोग के पास यहाँ पे सिस्टम्स में आपके पास देखो यहाँ पे ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल मिलेगा, सिस्टम में आपको यहाँ पे दूसरी चीजें मिलेंगे। सो यहाँ पे ही अगर मैं देखूंगा, ये देखो विंडोज अपडेट आ रहा है, एक फर्स्ट ये है, वन ड्राइव मैसेज है, यहाँ पे बैकअप होगा। सो डेटा बैकअप यहाँ पे होगा। अब अपडेट सिक्योरिटी बैकअप के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरा सिस्टम जो है वो अप टू डेट है। अब अगर मुझे बैकअप चाहिए, सो हियर वी हैव अ बैकअप ऑप्शन। अब ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप कर रहा है। सो बैकअप यूजिंग द हिस्ट्री, बैकअप योर फाइल्स टू अनदर ड्राइव एंड रिस्टोर देम इफ द ओरिजिनल्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड और डिलीटेड। तो यहाँ पे मैं अलग से एक ड्राइव ऐड कर सकता हूँ। देखो अ बैकअप ड्राइव मतलब मेरा हार्ड डिस्क जो है वो सपोज अगर 1 TB का है, आई कैन ऐड वन ड्राइव हियर जहाँ पे मेरा बैकअप होगा। गेटिंग, सो मेरे कंप्यूटर में अगर सी ड्राइव डी ड्राइव है ना, तो उसमें से वो कोई एक फाइंड करेगा और उसके बेस के ऊपर ये बैकअप होगा। दूसरे बैकअप ऑप्शंस क्या है, एज यू कैन रीड हियर, यहाँ पे आपके पास रिस्टोर फ्रॉम द करंट बैकअप। सो अभी वो मैं देख सकता हूँ, एडवांस सेटिंग्स देख सकता हूँ। सो देखो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको ये सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं और वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ऐसे कोई बैकअप फिलहाल लगाया नहीं है। आप अगर आपका अगर विंडोज है तो उस पर आपके पास सर्टन सिमिलर ऑप्शंस होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैकअप होता है एंड प्लस वी हैव अ बैकअप ऑन सर्वर एज वेल फॉर अ डेटा। तो मेरे कंप्यूटर पे जो डेटा है उसका भी यहाँ पे अलग से बैकअप हो सकता है। Needed to represent the unique disk sectors for those points in time. R1Soft CDP allows for improved recovery point objectives by allowing shorter time intervals between backups. And finally, R1Soft CDP gives us bare metal restores, which is the ability to restore an entire server to a previous state without requiring reinstallation of the OS. They might as well just call it BFC, better, faster, cheaper. R1Soft's CDP, Continuous Data Protection. To learn more about R1Soft CDP, visit the #1 provider of backup software for high-performance servers in the cloud, r1soft.com. Okay, so I hope this is very clear to everyone. अब हम लोग को जो यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट वी हैव इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रेड, वो समझता है। So now we'll discuss about the red.
I'll just share my screen. यहाँ पे देखो, now we have something which is called as a red. अब क्या होता है ये समझते हैं. याद रखो इसके दो फुल फॉर्म है. सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है. First we have is redundant array of inexpensive. ये फर्स्ट फुल फॉर्म है. ठीक है, redundant array of inexpensive. एंड सेकेंड होता है redundant array of independent. ठीक है, इनएक्सपेंसिव एंड इंडिपेंडेंट. तो अगर मैं हार्डवेयर रेड अगर यूज कर रहा हूं तो ये दो इंडिपेंडेंट हार्ड डिस्क होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे रेड का फुल फॉर्म क्या आएगा? redundant array of independent disk. and if we talk about the software red, जैसे अभी जब मैं विंडोज में गया था तो वहां पे आपको क्या पूछ रहा था? वी सिलेक्ट अ ड्राइव वेयर आई वांट टू बैकअप माय लैपटॉप्स डेटा. तो वो क्या हो गया? इनएक्सपेंसिव. ठीक है, इनएक्सपेंसिव हो गया. मतलब सपोज वी हैव अ सी ड्राइव, देन मेरे पास डी ड्राइव है एंड ई ड्राइव जो है इसको मैं बैकअप क्रिएट करूंगा. तो मेरे डी ड्राइव में जो भी डेटा है उसका बैकअप मेरा किस में जाएगा? ई ड्राइव में. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हार्ड डिस्क क्रैश होता है तो सी ड्राइव में जो सॉफ्टवेयर है ये तो मैं रीइंस्टॉल कर सकता हूँ, गेटिंग कॉमन सेंस है. लेकिन डी ड्राइव में मेरा जो मेन डेटा है उसका बैकअप मैंने कहाँ पे क्रिएट किया है? ई ड्राइव में किया है. गेटिंग, ये इनएक्सपेंसिव हो गया. मतलब इन वन हार्ड डिस्क ओनली वी हैव हियर वी हैव डी ड्राइव और उसका बैकअप यहाँ पे मेरे पास ई ड्राइव में है. दिस इज द बैकअप ऑफ डी ड्राइव. ये वे में होगा. सो दैट फॉर दिस रीजन वी हैव टू डिफरेंट we can say we have two different explanation. बराबर है. फॉर रेड या दो फुल फॉर्म है रेड के. वन इज redundant array of inexpensive and redundant array of independent disk. So hardware red जहाँ पे independent disk होंगे, सॉफ्टवेयर रेड जो इनएक्सपेंसिव होगा. मतलब मुझे दो अलग अलग हार्ड डिस्क परचेज करने की जरूरत नहीं है. ऑन वन हार्ड डिस्क ओनली I'll create two different drive. One is the original data and second drive which is going to be a backup drive. I hope this is clear to everyone. अब इसी को अगर हम लोग समझे, सो आपको देखो यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है? हार्डवेयर रेड. In a hardware RAID, the disk has their own RAID controller with built-in software handle with the RAID disk setup. अब अलग अलग कंपनीज जो कर रहे हैं ना वो बैकग्राउंड में यही काम कर रहा है. जो अभी हम लोगों ने वीडियो देखा, दैट वाज द प्रोफेशनल कंपनी जो कहीं ना कहीं ऐसे डेटा आपका बैकअप करके रखेंगे और उसके लिए वो भी ऐसे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे. ठीक है. सो द कंट्रोलर इज टिपिकली अ कार्ड इन वन ऑफ द सिस्टम एक्सपेंशन स्लॉट. The hardware RAID is interface is transferring to Linux hardware disk. ये सब होगा. सॉफ्टवेयर RAID का मतलब क्या है? हम लोग के पास अलग से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. अब मैं आपको अगर इसका डायग्राम एक्सप्लेन करके बताऊं, सो वी हैव सपोज सॉरी लेट्स सपोज हम लोग के पास एक अपने बेल्ट टाइप कनेक्टर होता है, ये देखा रहेगा. सो नॉर्मली बेल्ट टाइप कनेक्टर होता है जिसका एक एंड जो है वो हार्ड डिस्क पे जाता है और एक एंड जो है ये मदरबोर्ड पे जाता है. दिस इज माय मदरबोर्ड. तो ये बेल्ट टाइप केबल जो होता है वो एक यहाँ पे हार्ड डिस्क पे कनेक्ट होगा और एक मदरबोर्ड पे कनेक्ट होगा. सो मदरबोर्ड से जो भी डेटा आएगा, मतलब मदरबोर्ड पे आपका सीपीयू है ना, तो यहाँ जो भी डेटा ये प्रोसेस करेगा वो हार्ड डिस्क पे भेजेगा और हार्ड डिस्क से अगर कुछ डेटा प्रोसेस करना है वो सीपीयू पे आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस केबल. नॉर्मल हम लोगों का हार्डवेयर रेड जो होता है उसमें क्या होता है? ये जो केबल है ये आपका अभी वाई शेप आ जाएगा. इट्स लाइक दिस.
यहाँ पे आपका मदरबोर्ड है, दिस इज माय मदरबोर्ड। देन ये आपका हार्ड डिस्क 1 है, दिस इज हार्ड डिस्क 2। ये मेरा ओरिजिनल हार्ड डिस्क है, ये उसका कॉपी है, मतलब बैकअप है। तो अब क्या होगा, वेन एवर आई स्टोर और प्रोसेस एनी डेटा, उसका एक कॉपी जो है इट गोज टू दिस हार्ड डिस्क एंड वन कॉपी गोज टू दिस हार्ड डिस्क। इफ आई मॉडिफाई सम डेटा तो उसका भी अपडेट सेम यहाँ पे जाएगा। सो ये पैटर्न होता है। इसको मैं अभी यहाँ पे ना आपके पास रेड के अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो अभी अगर मैं बोलूँगा रेड 0 लेवल, ठीक है, नोट्स में हम लोग साथ में देखते जाता है। सो यहाँ पे आपको ये नोट्स में आप देखो, आपको यहाँ पे सबसे पहले इट्स गिवन द रेड लेवल्स, वी हैव मल्टीपल लेवल, सारे हम लोग याद नहीं रखने वाले। फिलहाल हम लोगों के पास कितने हैं, रेड 1 2 3 4 5 6 और 10, ये आपके लेवल्स है। जिसमें से फर्स्ट अगर आप देखोगे, फर्स्ट हम लोग के पास जो रेड लेवल है वो क्या है, रेड लेवल 0। इसमें क्या होता है, स्लाइसिंग हो रहा है। स्लाइसिंग मतलब आपका एक फाइल जो है उसका एक पार्ट इज इन डिस्क 1, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, ठीक है, स्लाइसिंग हो रहा है यहाँ पे, या जिसको हम लोग स्ट्रिपिंग भी बोल रहे हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ अ फाइल इज हियर, सेकेंड पार्ट इज हियर, थर्ड पार्ट इज हियर, फोर्थ पार्ट इज हियर, फिफ्थ इज हियर, सिक्स्थ इज हियर। सो क्या हो गया है, अभी यहाँ पे हम लोगों का जो फाइल्स है वो मल्टीपल हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है। तो जब तक आपको कोई एक फाइल अगर एक्सेस करना है ना, सो यू सपोज टू हैव एक्सेस टू बोथ द हार्ड डिस्क टू एक्सेस वन फाइल, क्योंकि आधे पार्ट उसके यहाँ पे, आधे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला, इन रेड 0 अ सिस्टम डेटा आर स्प्लिट अप इनटू ब्लॉक्स दैट गेट रिटर्न अक्रॉस ऑल द ड्राइव्स इन द एरे। एरे मतलब क्या होता है, जब आपका सेट ऑफ डिस्क होता है ना, उसको एरे बोलते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ सम सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, उसको एरे बोल रहे हैं हम लोग। जैसे आप देखो कि अगर आप सबका अगर रोल नंबर मुझे अगर सेव करना है, सो मैं एक रोल नंबर का एरे बनाऊंगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर या सैप आईडी स्टोर होगा, तो वो एरे हो गया। तो हम लोग के पास मल्टीपल सच हार्ड डिस्क होंगे, तो वी हैव अ एरे ऑफ सच हार्ड डिस्क। सो बाय यूजिंग मल्टीपल डिस्क, एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 रहेंगे एट द सेम टाइम, दिस ऑफर्स अ सुपीरियर इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस। क्यों, बिकॉज दोनों हार्ड डिस्क आपका कोई एक फाइल फेच करने में हेल्प करेंगे, एंड दिस परफॉर्मेंस कैन बी एनहांस्ड फर्दर बाय यूजिंग मल्टीपल कंट्रोलर, आइडियली वन कंट्रोलर पर डिस्क। एडवांटेज क्या हो गया, रेड 0 offers a great performance both in read and write operation. There is no overhead caused by a parity control. ये क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। All storage capacity is used. There is no disk overhead and technology is very easy to implement. लेकिन disadvantage क्या हो गया, it's not a fault tolerant. मतलब अगर एक हार्ड डिस्क में अगर फॉल्ट आ गया तो मेरा दूसरा हार्ड डिस्क जो डेटा दे रहा है वो देने के बाद भी मेरा फाइल ओपन नहीं होगा। गेटिंग, इफ वन डिस्क इज फेल्ड, यहाँ पे अगर एरर है तो मेरा फाइल के आधे पार्ट यहाँ पे है ना, 1 3 5 एंड 2 4 6 यहाँ पे, सो मेरा हाफ फाइल इज हियर, दिस इज वर्किंग स्मूथ। लेकिन एक साइड पे एरर आ गया, सो फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। मतलब अगर फॉल्ट आ गया तो एक हार्ड डिस्क अपने डेटा को तो ऐड कर लेगा, संभाल लेगा, लेकिन दूसरा जो डेटा जहाँ पे एरर आया हुआ है वहां पे क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो इफ वन हार्ड डिस्क फेल, ऑल द डेटा will be lost and it should not be used on a mission critical systems। यहाँ पे आपका डेटा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, एक हार्ड डिस्क अगर फेल हुआ तो सारा डेटा आपका वेस्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज द रेड 1। अब रेड 1 के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले में हम लोगों ने क्या देखा था, रेड 0 में स्लाइसिंग था, है ना, आपका पार्ट का एक स्लाइस डिस्क 1 में जा रहा था, एक डिस्क 2 में जा रहा था, या स्ट्रिपिंग हो रहा था। अब रेड 1 जो है ना, इसमें स्ट्रिपिंग या स्लाइसिंग नहीं हो रहा है और पैरिटी भी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे पैरिटी कहाँ पे यूज हो रहा है और क्या होता है।
यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वी हैव अ ओरिजिनल हार्ड डिस्क हियर एंड दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल हार्ड डिस्क। जो मैंने अभी आपको अलग से जो डायग्राम बताया था कि हम लोग के पास मदरबोर्ड पे दो हार्ड डिस्क अभी कनेक्टेड है ना, दिस इज फर्स्ट हार्ड डिस्क एंड दिस इज सेकेंड हार्ड डिस्क, और ये दोनों कहाँ पे कनेक्टेड है, मदरबोर्ड पे। तो उससे बेनिफिट आपका क्या होगा कि आप जो भी अगर कुछ सेव करने की ट्राई करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका एक कॉपी जो है वो यहाँ पे जा रहा है ना, एक कॉपी यहाँ पे जा रहा है और उसका एक कॉपी यहाँ पे जा रहा है, तो हमेशा उसका मिरर क्रिएट होगा, एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट होंगे। सो यहाँ पे रेड वन में क्या बोला है, ऑफन कंबाइंड विद रेड जीरो टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। लेकिन हम लोग इंडिविजुअली रेड वन ही करता है, रेड जीरो और वन का कॉम्बिनेशन कभी कभी यूज करता है, और जीरो और वन का कॉम्बिनेशन अगर यूज किया तो वो मेरा लेवल क्या होगा, रेड जीरो वन। याद रखो, रेड जीरो वन का मतलब क्या होगा, पहले मैंने जो भी मेरे फाइल्स है इसको क्या किया, स्लाइसिंग किया, और बाद में उसके ऊपर मैंने मिररिंग अप्लाई किया। याद रखो जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देखो। सो स्लाइसिंग हो रहा है, मिरर हो रहा है, ओके, ये दो पैटर्न हो रहा है। या फिर अगर मैं बोलता हूं कि वी हैव रेड 10, तो रेड वन में अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मिरर हो रहा है ना, और रेड जीरो में क्या होता है, स्लाइसिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिररिंग प्लस स्लाइसिंग, पहले मिरर होगा बाद में स्लाइस होगा। और अगर मैं रेड 01 बोलूंगा तो पहले क्या होगा, स्लाइस होगा प्लस मिरर होगा आपका डेटा, ठीक है। तो मेरा रेड लेवल ये वे में डिफाइन होता है, आगे देखते हैं हम लोग। सो रेड वन में क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग रेड जीरो यूज नहीं कर रहे, सिर्फ रेड वन ही यूज कर रहे हैं, सिर्फ मिरर क्रिएट कर रहे हैं। ये मेरा ओरिजिनल हार्ड डिस्क है, उसका मिरर इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो सच सिस्टम इज समथिंग रिफर्ड टू बी द कंबाइंड नंबर, रेड 10 भी बोल सकता हूँ कभी कभी, अगर मैंने यहाँ पे मिररिंग प्लस स्लाइसिंग या फिर स्ट्रिपिंग यूज किया रहेगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिपिंग नहीं है ना। सो ये सिर्फ रेड वन ही है, 10 नहीं है। रेड 10 आगे हम लोग देखेंगे, रेड 10 जो है इसको हम लोग रेड 10 नहीं, रेड 10 बोलते हैं, अभी आपको समझेगा वो। सो एडवांटेजेस क्या है इन रेड वन, as you can see the advantages are given. The red one offers excellent read speed and write speed, is comparable to that single disk. In case of a disk fail, data do not be rebuilt, they just have to be copied from the replacement hard disk. So अगर मेरा ये हार्ड डिस्क पे अगर डेटा अगर लॉस भी हो गया, सो मुझे क्या करना है, डिस्क 2 पे कनेक्ट कर दो या यहाँ से उसको वापस यहाँ पे कॉपी कर दो। गेटिंग, अगर ये क्रैश ही हो गया, ठीक है, इफ दिस हार्ड डिस्क गॉट क्रैश्ड, तो ये हटा ही दो पूरा। यहाँ पे मेरा ये अभी ओरिजिनल हार्ड डिस्क हो गया, और आई विल ऐड डिस्क 3 विच इज गोइंग टू बी डुप्लीकेट नाउ, जहाँ पे ये ए बी और सी तीनों डेटा रहेगा। सो अभी ये ओरिजिनल हो गया, ये कॉपी हो गया। अगर ये क्रैश हो गया तो इसका जो भी डेटा है वो मैं कहाँ पे डालूंगा, डिस्क 2 पे डालूंगा, तो मेरा ये ओरिजिनल रहेगा और ये कॉपी बन जाएगा। समझ में आ रहा है। सो ये वे में चलता है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी हार्ड डिस्क अगर क्रैश हो गया तो एक कॉपी हम लोग के पास दूसरे जगह पे रहेगा ही। और रेड वन जो है ना, दिस इज वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। मतलब आप देखो कि आपको सिर्फ एक रेड का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, या आपको ऑनलाइन भी इसका रेड वन का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। जो वाई शेप का जो मैंने कनेक्टर बोला, वो वाई शेप का कनेक्टर हम लोग लाएंगे, एक पार्ट आपका मदरबोर्ड पे जाएगा। अब ये मेरा फर्स्ट हार्ड डिस्क है, फर्स्ट डिस्क है, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट डिस्क। यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं, ये कनेक्शन है, इट्स लाइक दिस। ये मेरा मदरबोर्ड है जहाँ पे ये कनेक्शन हो रहा है। नाउ ये सपोज साटा का हार्ड डिस्क है, सो ये भी साटा का ही रखो, सो दैट प्रॉब्लम ना हो। इफ दिस इज 500 GB, तो इसको भी मैं 500 GB साटा ही रखूंगा। सेम कंपनी सेम से रखो। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि इफ दिस इज 5400 RPM है, तो इसको भी 5400 RPM रखो।
समझ में आ रहा है? हम लोगों ने हार्ड डिस्क का स्पीड देखा था ना, तो अगर ये साटा का 500 GB का 54 RPM वाला हार्ड डिस्क है तो उसका बैकअप भी सेम वे में रखो, सो दैट दोनों पे सेम स्पीड पे रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। एंड उसके बाद में विल गेट 1 CD ऑफ सॉफ्टवेयर। आज के टाइम पे तो ये CD की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपको ऑनलाइन ही डायरेक्टली यू विल गेट अ सॉफ्टवेयर ऑफ रेड वन। इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। ये आपको पूछेगा कि आपका ओरिजिनल हार्ड डिस्क कौन सा है, आप वहाँ पे मेंशन कर दो। डुप्लीकेट हार्ड डिस्क आपका कौन सा बनेगा वो आप वहाँ पे मेंशन कर दो। देन इन केस अगर ये हार्ड डिस्क अगर फेल होता है ना, ये आपको ईमेल आईडी भी मांगेगा आपके पास से, यू प्रोवाइड इट ईमेल आईडी। तो इन केस अगर यहाँ पे से कोई भी हार्ड डिस्क अगर फेल होने वाला है, वो आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल, वो ये ईमेल आईडी जो आपने मेंशन किया ना उसके ऊपर भेजेगा। सो ये सेम चीज़ जो है ये कंपनीज भी करता है। आपका हार्ड डिस्क अगर फेल होने वाला है, कोई हार्डवेयर अगर फेल होने वाला है ना, तो हम लोग हार्डवेयर स्कैनिंग जब करते हैं कंप्यूटर चालू करने के टाइम पे, तो वो टाइम पे या अलग से आप हार्डवेयर स्कैनिंग कर सकते हो, उससे आपको पता चलेगा इन एडवांस अगर आपके कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क रैम या कुछ भी अगर फेल होने वाला है, एडवांस में आपको पता चल सकता है। तो वही सेम टेस्ट आपका बूटिंग टाइम पे होता है, वो सेम इंफॉर्मेशन जो है वो ये जो रेड वन सॉफ्टवेयर है ये लेगा। और अगर कोई भी हार्ड डिस्क अगर फेल होने वाला है, एडवांस में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल पे, और आप आके वो हार्ड डिस्क को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। ये बेनिफिट हो गया, और ये सब कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल पे ही चलेगा। और यहाँ पे आपको बार बार इसकी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे इफ आई क्रिएट दिस PDF फाइल और इफ आई क्रिएट अ वर्ड फाइल, ठीक है, वर्ड फाइल, तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला है कि ये मेरा ओरिजिनल हार्ड डिस्क है, ये मेरा डुप्लीकेट हार्ड डिस्क है, तो ओरिजिनल हार्ड डिस्क पे जैसे ही मैं वर्ड फाइल क्रिएट करूंगा, इसको सेव करूंगा, उसका ऑटोमेटिक एक कॉपी कहाँ पे चले जाएगा, डुप्लीकेट हार्ड डिस्क पे। तो ये काम आपका नॉर्मली चलेगा, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सॉफ्टवेयर इतना स्मूथ रहता है, आई मीन आप भी एक बार देख के वर्कआउट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ये 2 हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर के साथ में अटैच करने आना चाहिए, बस ये कनेक्शन आना चाहिए, बाकी का सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर करेगा फिर। तो आपका अगर लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप में हम लोग अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो हमेशा कनेक्टेड रखेंगे, है ना, क्योंकि उसमें अंदर हम लोग दूसरा हार्ड डिस्क फिट नहीं कर सकते। कंप्यूटर अगर है तो उसमें दूसरा हार्ड डिस्क इजीली फिट हो सकता है, क्योंकि वो कैबिनेट में हम लोग के पास जगह होता है। ओरिजिनल जब हम लोग सर्वर पे अगर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक बड़े बड़े रैक होते हैं आपके हार्ड डिस्क के, सो वहाँ पे ये बहुत सिंपल पैटर्न होता है। So for this reason, for a backup, we use this red pattern. Disadvantage क्या है? The main disadvantage is that the effective storage capacity is only half of the total disk space because all the data gets written twice. ये उसका डिसएडवांटेज है। मतलब अगर मेरे पास 1 TB डेटा है, 1 टेराबाइट्स, सो ये ओरिजिनल डेटा हुआ प्लस 1 TB उसका क्या होगा, बैकअप होगा या डुप्लीकेट डेटा होगा। सो मेरे पास टोटल कितना हो गया, 2 TB डेटा हो गया। एंड अगर मेरे पास 2 TB डेटा है तो मेरा टोटल कितना होगा, 4 TB होगा। सो मतलब अननेसेसरीली आपका, अननेसेसरी नहीं है, काम का ही है, लेकिन आपका जो भी डेटा है ना उसके मल्टीपल कॉपीज बन रहे हैं, तो आपका साइज जो है वो हमेशा डबल रहेगा, है ना। सॉफ्टवेयर रेड वन सोल्यूशन डू नॉट ऑलवेज अलाउज द हॉट स्वैप ऑफ अ फेल्ड डिस्क। मतलब आपके पास आगे के जो एडवांस रेड लेवल है ना, यहाँ पे हम लोग स्पेयर में अलग से एक हार्ड डिस्क मेंटेन करते हैं, स्पेयर हार्ड डिस्क बोलते हैं इसको। तो अगर ये अगर फेल हो गया ना तो मैं इस पे स्विच हो जाऊंगा। ये रेड वन में ये नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है। आप अगर अपने लोकल कंप्यूटर पे अगर करेंगे तो आपने 2 हार्ड डिस्क फिट करके रखा है, आपको ईमेल आएगा तो आप क्या करेंगे, ये हार्ड डिस्क हटा के फिर उसके जगह पे नया हार्ड डिस्क ऐड करेंगे ना, अटैच करेंगे। अननेसेसरीली आप तीसरा हार्ड डिस्क यहाँ पे स्पेयर में रखेंगे नहीं। तो जो हम लोगों के एडवांस रेड लेवल होता है, वहाँ पे आपका अगर मेन सर्वर है जिस पे बहुत काम का डेटा है, तो वहाँ पे हम लोग स्पेयर में ऐसे हार्ड डिस्क रखते हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं रख रहे हैं फिलहाल के लिए वो, ठीक है। सो दिस इज आवर रेड लेवल 1। इसके बाद में आपके आगे के और रेड लेवल्स है, बट हम लोग के पास आज थोड़ा टाइम कम है,
सो आगे के जो टॉपिक है दैट इज रेड लेवल, आपके जो 2 और आगे के जो है वो मैं आज नहीं करा रहा हूँ, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। आज थोड़ा टाइम हम लोगों का कम है, नेक्स्ट टाइम करते हैं हम लोग। अभी तक जो भी मैंने कुछ बोला डाउट है किसी को, सबसे पहले तो ये बताओ, एनीवन गॉट एनी डाउट्स? हेलो गाइस, अरे जाग रहे हैं, सो गए लोग? एनी डाउट्स एनीवन? No doubt. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे है? अदर स्टूडेंट्स? नो डाउट सर। ओके ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। चलो।